में छात्र नेता आशुतोष रांका और उनकी टीम पर एक गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट की, पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। लोगों ने उन्हें और उनकी टीम को गांव से खदेड़ दिया, भगा दिया। ये वही आशुतोष रांका हैं जो जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए थे। अभिजीत दीपके के साथ धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। उनकी ही टीम पर हमला हो गया। हमला तब हुआ जब वो अपनी टीम के लोगों के साथ जयपुर के बगरू इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल का दौरा करने पहुंचे, स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। लेकिन जैसे ही आशुतोष रांका और उनकी टीम गांव में पहुंची, कुछ गांव वाले भड़क गए, आग बबूला हो गए। उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। गांव वाले आशुतोष रांका और उनकी टीम को दौड़ाते नजर आए, उनके साथ मारपीट करते नजर आए, गाड़ियों के शीशे तोड़ते नजर आए। जान बचाने के लिए आशुतोष रांका और उनके साथी वहां से भाग खड़े हुए। ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं। और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। गांव के कुछ लोग आशुतोष रांका और उनकी टीम पर मानो टूट पड़े। गांव के रास्ते पर उन्हें पीटते दिखाई दिए। कोई कार के शीशे तोड़ने में जुटा नजर आया तो कोई उन्हें जमीन पर गिराकर मारता दिखाई दिया। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आग भी गिर चुका है। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आशुतोष रांका और उनके साथी उनसे बचने में जुटे रहे, वहां से भागते रहे और गांव वाले उन्हें खदेड़ते रहे, उन्हें दौड़ाते रहे, उनके साथ गाली गलौज करते रहे। आशुतोष रांका और उनके साथियों पर हमला हुआ तो वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, अफरा तफरी मच गई। उनकी टीम के लोग अपनी जान बचाने में जुट गए, वहां से भाग खड़े हुए। कुछ लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगे, लेकिन उसी दौरान भागने के चक्कर में एक व्यक्ति वहां गिर गए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोग उन पर हाथ चलाते नजर आए, मुक्के चलाते नजर आए। एक आदमी उन पर रस्सी बरसाने लग गया। हालांकि कुछ लोग उन्हें बचाने की भी कोशिश करते रहे। ओ भाई, अरे जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो। लेकिन लाख समझाने और बुझाने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आशुतोष रांका की टीम में शामिल उस व्यक्ति के साथ कोई धक्का मुक्की करता रहा तो कोई उन्हें गांव से बाहर निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा। तो ये हैं ये कार्यकर्ता, और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। स्कूल की दुर्दशा दिखाने आए थे, पथराव किया, मारपीट की और इन लोगों को भगा दिया गया। देखकर ऐसा लगा जैसे गांव के कुछ लोग आशुतोष रांका और उनके साथियों की जान ले लेंगे। काफी देर तक उनके साथ मारपीट की गई। लोग उन पर अपना गुस्सा निकालते रहे और उन्हें गांव की सीमा से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे। गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए आशुतोष रांका की टीम में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ अभद्रता की, उन्हें गांव से निकालने के लिए उन पर मिट्टी तक फेंक दी। कुछ लोग उनके साथ बहस करते दिखाई दिए, उन्हें गांव से बाहर निकलने के लिए कहते रहे, उन पर बुरी तरह चिल्लाते नजर आए। बार बार ये कहते रहे कि आशुतोष रांका और उनकी टीम का गांव में कोई काम नहीं, वो लोग तुरंत उनके गांव से बाहर निकल जाएं। आशुतोष रांका की टीम में शामिल महिलाएं लोगों को समझाती रहीं, उन्हें शांत करने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बस जिद पर अड़े थे कि स्कूल की जांच करने आए लोग किसी भी तरह गांव से बाहर निकल जाएं। गांव वालों के हमले में कुछ लोग घायल भी हो गए। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया। आशुतोष रांका और उनकी टीम का कहना है कि गांव में जो सरकारी स्कूल मौजूद है वो करीब 2.5 साल से एक तबेले में चल रहा है और उसी वजह से आशुतोष रांका और उनकी टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत उस स्कूल पर पहुंचे थे, स्कूल का निरीक्षण करने आए थे। एक रोज पहले उनकी टीम की तरफ से इसकी जानकारी भी दी गई थी, स्कूल निरीक्षण का ऐलान किया था।
सुबह करीब 8 बजे उनकी टीम के 4 लोग स्कूल पहुंचे थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उन्हें वहां से वापस भेज दिया था। उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया था। उसके बाद सुबह करीब 10 बजे आशुतोष रांका और उनकी पूरी टीम गांव पहुंच गई थी। उनके पहुंचने पर वहां हंगामा हो गया। गांव के कुछ लोग उनके खिलाफ एकजुट हो गए। उनकी टीम के एक सदस्य के साथ धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की गई। धक्का देकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई। लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। थोड़ी देर में वहां माहौल गर्मा गया। बाद में गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद आशुतोष रांका राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बरस पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि मदन दिलावर के कहने पर ही उनकी टीम पर हमला किया गया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 48 घंटे में हमला करने वाले लोग गिरफ्तार नहीं हुए और सरकार ने स्कूलों के निरीक्षण रोकने का आदेश वापस नहीं लिया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय। आशुतोष रांका ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर जब लोगों ने हमला किया तो पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की और उसकी वजह से उनकी टीम के कई लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति के हाथ टूटने का दावा किया गया। आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने उनकी टीम पर हमला किया। उनका दावा है कि पूरी प्लानिंग के साथ उनकी टीम पर हमला किया गया। हालांकि गांव के लोगों ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि आशुतोष रांका और उनकी टीम के लोगों पर किसी ने हमला नहीं किया, कोई पथराव नहीं किया गया, बल्कि उनके लोगों ने ही खुद से ही अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़ लिए थे। औरतों से गाली गलौज की है। जब उन्होंने खुद ने हाथापाई की, हमने कोई हाथापाई नहीं की उनसे। उनकी गाड़ी के शीशे हम क्यों फोड़ेंगे? गाड़ियां तो बहुत दूर थी, उनके आदमी गाड़ी फोड़ रहे हैं, देख लो उसका। उनकी गाड़ियों के वो फोड़ रहे हैं और वो खुद गाली गलौज कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक स्कूल की इमारत जर्जर होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को दूर शिफ्ट कर दिया था। इसी वजह से गांव के लोगों ने मिलकर एक ही जगह व्यवस्था की ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। शिक्षा विभाग ने हमारी स्कूल को ट्रांसफर कर दिया बीलवा। यहाँ से हमारे से 3 किलोमीटर पड़ती है, बीच में रेलवे ट्रैक है, हाईवे है। इस वजह से ग्रामीणों ने व्यवस्था की है, तबेला नहीं है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि आशुतोष रांका और उनकी टीम को गांव में आने से मना किया गया था, लेकिन मना करने के बाद भी उन लोगों ने स्कूल में घुसने की कोशिश की थी और उसी वजह से गांव में हंगामा हुआ। उधर राजस्थान में परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। राजस्थान में ओएमआर शीट घोटाला, परीक्षाओं में हुई धांधली समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर अहम मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। विधानसभा जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके समाधान करने के लिए बनी हुई है। अगर इसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भगोड़ी सरकार है, आपका पाप का घड़ा भर चुका है और आपको जाना पड़ेगा। राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर कई आरोप लगा दिए। चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण समिति में नृपेंद्र मिश्रा के पसंद के लोगों को शामिल किया गया था और उनकी सहमति के बिना कोई काम नहीं होता था। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में एसटीएफ ने टीएमसी नेता जाकिर हुसैन के भाई फजल रब्बी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसटीएफ के मुताबिक फजल रब्बी पर देश की कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में एजेंटों तक पहुंचाने का आरोप है। इधर दिल्ली में संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी की मांग पुलिस ने मान ली। पुलिस ने साहिल नाम के युवक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी, साहिल और उनके परिवार के लोगों के साथ थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे। करीब 5 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी ने दावा किया कि 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाई गई थी और उसमें साहिल घायल हो गए थे। उनके शरीर और आंखों में पैलेट गन से निकले छर्रे लग गए थे। राहुल गांधी ने मीडिया को पैलेट गन से निकले छर्रे भी दिखाए। देर शाम एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन पूरे दिन संसद मार्ग थाने में खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने दावा किया कि पुलिस वालों ने उनसे यह कह दिया कि ऊपर से आदेश है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता अड़ गए, एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है
कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी ने धरना शुरू किया तो थोड़ी ही देर में उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंच गईं। अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी वहां पहुंच गए। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है क्योंकि ये थाने का प्रेमिसेस है, गेट के बाहर हम लोग नहीं है, ये गेट के अंदर की जगह है, ये थाना है और यहीं पर राहुल गांधी बैठे हुए इनके तमाम, अगर आप देखिए आसपास कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आएंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पैलेट गन से घायल साहिल ने 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी के साथ पहुंचे साहिल और उनकी मां से डीसीपी ने अपने ऑफिस में मुलाकात की, लेकिन बाहर आकर राहुल गांधी उन लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के धरने पर हमला बोला, इसे वंदे मातरम के अपमान वाले मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि पुलिस अफसरों ने भरोसा दिया कि साहिल के मामले को भी क्राइम ब्रांच की उस टीम के पास भेजा जाएगा जो 20 जुलाई की घटना की जांच कर रही है। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई। संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज भी कर ली गई। इसके बाद साहिल और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने फिर यह आरोप लगाया कि ऊपर से आए दबाव की वजह से एफआईआर लिखने में इतनी देरी हुई। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। उधर लखनऊ में एक रोज पहले दिव्या मिश्रा नाम की जिस बैंक कर्मी को गोली मारी गई थी, उनकी हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उसमें उनके पति मानस वाजपेयी उन्हें गोली मारते दिखाई दिए। दिव्या आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी। 9 साल पहले उन्होंने मानस से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से ही उनके रिश्ते खराब हो गए थे। दोनों अलग रहते थे। दिव्या ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मानस उनकी हत्या कर देंगे, वो भी दिन दहाड़े उनके ऑफिस के बाहर। घटना दोपहर करीब 12:15 बजे हुई थी। दिव्या बैंक के अंदर जाती दिखाई दी। बैंक के गेट पर मानस पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दिव्या पहुंची, मानस ने उन्हें रोक लिया। दोनों में किसी बात पर बहस हुई। तभी मानस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। मारपीट देखकर बैंक के गार्ड और कुछ कर्मचारी दिव्या को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसी दौरान मानस ने पिस्तौल से दिव्या को गोली मार दी थी और वहां से भाग निकले थे। गोली चली तो बैंक के कर्मचारी पीछे की तरफ भाग खड़े हुए। दिव्या की हत्या के बाद मानस ने घर जाकर अपनी बहन की जान ली थी और फिर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। दिव्या की यूट्यूबर बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। उसमें उन्होंने दावा किया कि मानस साइको थे और उनकी बहन दिव्या को कई साल से प्रताड़ित कर रहे थे, इसीलिए दिव्या उनसे अलग होना चाहती थी। प्रज्ञा का दावा है कि तनाव की वजह से कुछ वक्त पहले दिव्या का एक्सीडेंट हुआ था। हादसे के बाद वो करीब 2 महीने बाद ऑफिस आई थी। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिव्या लंगड़ाती हुई अपने घर से निकलती नजर आई। उन्होंने दावा किया कि मानस के पास 1-2 नहीं बल्कि 3 पिस्तौल थी। इधर कर्नाटक में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया। कर्नाटक के मांड्या में कपड़े की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से काफी देर तक काले घने धुएं का गुबार निकलता रहा। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक करोड़ों का सामान जलकर राख हो चुका था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलती हुई ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। वहां रहने वाले करीब 15 लोग मकान के अंदर फंस गए। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने सीढ़ी की मदद से ऊपर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमृतसर के अजनाला गांव में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने एक घर पर बम से हमला कर दिया। इस घटना की थोड़ी ही देर बाद वहां तेज धमाका हुआ, जिससे घर में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बाइक का टायर पंक्चर करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। सुनील कुमार नाम के हेड कांस्टेबल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसमें वो एक बाइक का टायर पंक्चर करते नजर आए। इस मामले के सामने आते ही पुलिस विभाग एक्शन में आ गया और तुरंत हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया।
क्योंकि वो बीच सड़क पर एक बाइक का टायर पंचर करते दिखे। उस बाइक पर 3 लोग बैठे नजर आए। सबके पीछे एक महिला बैठी हुई थी। हेड कांस्टेबल ने बीच सड़क पर उनकी बाइक रोकी और लोहे की एक नुकीली चीज से उनकी बाइक का टायर पंचर कर दिया। इस दौरान बाइक सवार लगातार उनके सामने हाथ जोड़ते रहे, उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हेड कांस्टेबल ने उनकी एक नहीं सुनी। वो बार बार उस नुकीली चीज से टायर को पंचर करते रहे। इसके बाद वो बाइक चलना ही बंद हो गई। इस मामले के सामने आते ही हेड कांस्टेबल सुनील कुमार घिर गए। मथुरा के एसपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक मथुरा महोदय द्वारा उक्त मुख्यारक्षी को निलंबित कर दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बिना अनुमति के गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। पुलिस बाहर से आने वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही थी, उन्हें रोक रही थी और इसी दौरान हेड कांस्टेबल ने उस बाइक को रोक लिया और उसका टायर पंचर कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में कार को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया। एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसे 15 साल का एक लड़का चला रहा था। उसने सामने चल रही एक दूसरी कार को टक्कर मार दी। उस कार में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठे थे। टक्कर लगते ही वो गाड़ी से बाहर आ गए। उनने टक्कर मारने वाले लड़के को भी रोक लिया। इसके बाद उस लड़के की मां भी वहां पहुंच गई और बीच सड़क पर उनकी बहस हुई। जिस व्यक्ति की गाड़ी को टक्कर लगी, उन्होंने बताया कि किस तरह उस लड़के ने टक्कर मारी और फिर वहां से भागने की कोशिश की। तुम बच्चे हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, ठीक है? ठीक है, ये भाग रहा था, गाड़ी इसको अभी हमने बंद करवाया था, ठीक है? ये वहां से घुमा के भागा तो वहां कुछ लोगों ने इसको जाम करके रोका। तो ये टैक्सी उसकी वालों ने। उस लड़के की मां उसका बचाव करती रही। अपने बेटे की गलती मानने के बजाय वो सफाई देने लग गईं। उन्होंने बताया कि रोज उनकी गाड़ी उनका ड्राइवर ही चलाता है, लेकिन ड्राइवर नहीं आया, इसीलिए उन्होंने गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दे दी। इसके बाद तो बहस और बढ़ गई। एक्चुअली मेरी गाड़ी रोज ड्राइवर चलाता है, ये नहीं चलाता है। अरे तो ये मैं आपको रोज या एक दिन? नहीं, गलती एक दिन हुआ ना। गलती एक ही दिन हो गया। आई ड्राइवर नहीं था, आई जस्ट सेंट हिम टू उसको पिक करने जाना था, मैं तो तुम पिक कर। चाबी देके बच्चे को पिक करना। एज क्या है तुम्हारी? बीच सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इसके बाद वो व्यक्ति पुलिस थाने गए और नाबालिग लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने दावा किया कि टक्कर लगने की वजह से उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। उधर दिल्ली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने बक्करवाला इलाके से हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर एक डॉक्टर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे दोनों घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 36 लोगों की मौत के मामले में जांच समिति ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में 27 जनवरी को जांच आयोग का गठन किया था। 25 अगस्त को इस केस की अगली सुनवाई होगी। हैदराबाद में एक सांसद के बेटे ने एक महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से मचे हाहाकार के बीच मध्य प्रदेश के कई इलाके मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गए। वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। पन्ना जिले में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां बीते 72 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए। केन नदी में तो इतना पानी भर गया कि उस पर बना पुल ही डूब गया। 20 से ज्यादा गांव टापू बन गए। उनका दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया और हरसा नाला तो किसी नदी की तरह बहता नजर आया। तेज रफ्तार पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। नाले को पार करने के लिए बना पुल डूब गया। उसके ऊपर से करीब 3 फीट पानी बहता दिखा। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखे। नाले को पार कर रहा एक मोटरसाइकिल सवार फंस गया। 2 लोगों ने सहारा देकर किसी तरह उसकी मोटरसाइकिल को नाला पार करवाया। उसे फंसा देख दूसरे बाइक सवारों की हिम्मत नाले पर बने पुल को पार करने की नहीं हुई। गांव के कुछ लोगों ने लकड़ी के सहारे मोटरसाइकिलों को कंधे पर उठाया और नाला पार करवाया। लगातार हो रही बारिश से केन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। उस पर बना पुल भी डूब गया।
तो नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूब चुका है पूरी तरह से और आवागमन पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए पन्ना जिले के डीएम ने 2 दिनों के लिए 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। और मध्य प्रदेश के सतना जिले में मौजूद चित्रकूट में तो हाहाकार मच गया। वहां बहने वाली मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, लोगों के मकानों में घुस गया। वहां सब कुछ पानी पानी हो गया, लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो उन इलाकों को खाली कर दें, ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ चले जाएं, क्योंकि मंदाकिनी नदी के किनारे बसे इलाकों का बुरा हाल हो गया। नदी के पानी ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया। लोगों के मकानों के सामने नदी बहती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वो इलाके ही नदी पर बसे हों। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसी दुकानें भी चपेट में आ गईं। उन दुकानों में भी पानी घुस गया। इसके बाद प्रशासन ने दुकानदारों से सतर्क रहने की अपील की। मां मंदाकिनी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिसमें सभी दुकानदार, सभी नागरिकों से भी आग्रह निवेदन है कि आप लोग सेफ्टी जैकेट और रस्सी का उपयोग करें। पुलिस ने नदी किनारे बसे इलाके में भी घूम घूम कर अनाउंसमेंट की और लोगों से उन इलाकों को छोड़ने की अपील की। पानी बढ़ रहा है, कोई घटना दुर्घटना न होने पाए, अतः आप लोगों को सूचित किया जाता है कि मां मंदाकिनी के किनारा छोड़ करके अन्य ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और उसका पानी वहां के कई रास्तों तक पहुंच गया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए उन रास्तों को बंद कर दिया गया। और भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई और जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां भी नदी और नाले उफान पर आ गए, दुकानें मकान डूब गए। मध्य प्रदेश के रीवा में तो लोगों का जीना ही मुहाल हो गया। वहां के कई इलाकों में पानी घुटनों के भी ऊपर पहुंच गया। रीवा में कई घंटों तक लगातार बारिश हुई और उसकी वजह से वहां जगह जगह पानी भर गया। एक जगह पर लोग अपनी दुकान खाली करने को मजबूर हो गए, क्योंकि नदी का पानी उनकी दुकानों में घुस गया। वहां रखा सारा सामान भीग गया। वहां के एक इलाके में दूर दूर तक पानी दिखाई दिया। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। उस इलाके में मौजूद मकान आधे पानी में डूब गए। लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। भारी बारिश से वहां बहने वाली नदी भी उफान पर आ गई। नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल तक पहुंच गया। उस नदी के किनारे बने तमाम मंदिर भी डूब गए। उन मंदिरों का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखा। ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के मंडला में भी दिखाई दिया। वहां बहने वाली नर्मदा नदी खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गई, जिसकी वजह से नदी किनारे बने कई मंदिर डूब गए। वहां महादेव की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति पूरी की पूरी पानी में समा गई। मध्य प्रदेश का सीधी जिला भी मूसलाधार बारिश से बेहाल हो गया। वहां भी कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहां की सड़कों पर पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। वहां के हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। उधर वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शवों का अंतिम संस्कार घाट की बजाय गलियों में करना पड़ा। वाराणसी में गंगा नदी में आए उफान की वजह से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी डूब गए और उसके बाद मणिकर्णिका घाट की छत पर शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों घाटों के आसपास की गलियों में भी लोग शवों का अंतिम संस्कार करते नजर आए। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा बदहाली जू रोड और हाटी गांव इलाके में नजर आई। भारी बारिश के बाद वहां कई दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के मंडला में कुछ गाय भैंस नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और कुछ देर तक पानी में बहते नजर आए। हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। इस घटना में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए के हमलों में 2 लोगों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। वन विभाग की कई टीमें इस काम में जुट गईं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। जगह जगह पिंजरे लगा दिए गए। आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। लेकिन 24 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भी तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला और इसकी वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। मुरादाबाद में ठाकुर द्वारा नाम की तहसील है। तेंदुए के हमले के बाद वहां वन विभाग के कर्मचारियों ने डेरा डाल लिया। खोजबीन तेज कर दी। खेतों में ढूंढा, झाड़ियों में ढूंढा, जंगल में ढूंढा। खूंखार तेंदुए की तलाश में पूरा इलाका छान मारा। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी गई।
ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तेंदुए का कोई निशान नहीं मिला, जबकि उसके हमलों के डर से वहां लोगों का जीना मुहाल हो गया। डर का माहौल है, गांव में भी लोग वहाँ कम निकल पा रहे हैं, जंगल तो जाना बहुत दूर की बात रही। मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा तहसील के लोग खौफ से भर गए। ठाकुरद्वारा के आसपास के इलाकों में भी तेंदुए को देखा गया, कांठ में देखा गया, डिलारी में देखा गया। वन विभाग को शक है कि वो तेंदुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आया, क्योंकि मुरादाबाद के ये इलाके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ज्यादा दूर नहीं है और बीते 15 दिनों में वहां तेंदुए के हमले के 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए वन कर्मियों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी की सीएसपी नेहा पचीसिया को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, एक जमीन का सौदा करवाने के लिए दबाव बनाया था और करीब 1 करोड़ की कीमत वाली वो जमीन 15 लाख में अपने करीबी को दिलवा दी थी। वो जमीन भी हत्या के एक आरोपी की बताई गई। इस मामले में नेहा पचीसिया और उनके एक करीबी समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए नेहा पचीसिया को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। वो कटनी में सीएसपी यानी सर्कल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात थी। उनका नाम जमीन से जुड़े एक मामले में आया था। आरोप है कि उन्होंने जमीन के मालिक पर दबाव बनाया था और मजबूर कर दिया था कि वो अपनी जमीन सस्ते में बेच दें। दावा है कि इसी दबाव की वजह से जमीन के मालिक ने अपनी 1 करोड़ की जमीन का सौदा महज 15 लाख में कर दिया था और उसे नेहा पचीसिया के करीबी बताए जा रहे क्षितिज राज बारापत्रे को बेच दिया था। इसी मामले में नेहा पचीसिया और क्षितिज राज बारापत्रे समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। बाद में सीएसपी नेहा पचीसिया के दफ्तर को भी सील कर दिया गया। इस सब के बीच मध्य प्रदेश के सीएम के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की गई। लिखा गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएसपी को तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए। ये भरोसा भी दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर गंगा और यमुना नदी में उफान की वजह से प्रयागराज में बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर आ गईं। नदियों का जलस्तर बढ़कर बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। आसपास की सड़कें भी पानी में डूब गईं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। बिहार के भागलपुर में तेज बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। वहां बने घाट भी पानी में डूब गए। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी, साथ ही श्रद्धालुओं से भी सतर्क रहने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बदहाल सड़क का जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों की गाड़ी दलदल में फंस गई। उनकी गाड़ी काफी देर तक फंसी रही और फिर ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को खींचकर दलदल से बाहर निकाला गया। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के मामले में जेल जा चुके एक आरोपी ने पुलिस पर बुरी तरह पीटने का आरोप लगाया। दिग्विजय भाटी नाम के आरोपी के मुताबिक एसएसपी के दफ्तर में उन्हें और उनके एक साथी की खूब पिटाई की गई। बाद में मेरठ के एडीजी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। डीआईजी सहारनपुर को जिम्मेदारी सौंप दी। ललिता गौतम दलित समुदाय की एक छात्रा थी। इसी साल मई में एक जंगल में उनका शव मिला था। परिवार ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसी घटना पर कई लोगों ने जुलाई महीने में प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी और दिग्विजय भाटी को पुलिस ने हंगामे की उसी घटना का आरोपी बनाया था। उन पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा था। उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में वो रिहा हो गए थे। इस बीच दिग्विजय भाटी ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। दावा किया कि एसएसपी दफ्तर से अचानक उन्हें बुलाया गया। वो जब अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने एसएसपी के दफ्तर में ही उनको बुरी तरह पीट दिया। पकड़ के अंदर ले गए, एक ऑफिस है उसमें अंदर सोफे पर, और वहां जाके कप्तान ने जब पिटाई करनी शुरू करी, पहले तो कोनियों से, फिर बेल्ट से, फिर जूते से। दिग्विजय भाटी के मुताबिक मारपीट के दौरान उनकी आंखों पर भी चोट लगी। उनकी एक आंख सूज गई। हाथों और पैरों समेत शरीर के कई हिस्सों पर वार किया गया। बाद में मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान उन दोनों को अपने साथ लेकर एडीजी के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई।
सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस पर पुलिस अधिकारी ने भरोसा दिया कि निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। एडीजी ने निर्देश दिया कि घटना वाले दिन के सीसीटीवी वीडियो भी खंगाले जाएं, ताकि पता चल सके कि एसएसपी के दफ्तर में उस दिन क्या हुआ था। इधर छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खाद्य विभाग ने 300 किलो से ज्यादा एनालॉग पनीर जब्त कर लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक फैक्ट्री से बरामद किया गया करीब 300 किलो एनालॉग पनीर नष्ट कर दिया। पनीर में फैट, स्टार्च और शुगर की मात्रा ज्यादा पाई गई। पनीर में गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य विभाग ने फैक्ट्री सील कर दी। बिहार के मोतिहारी में एसएसबी की टीम ने जाली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। एसएसबी के मुताबिक उनके पास से 500 रुपए के 176 नकली नोट बरामद किए गए। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश तेज कर दी गई। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस के मुताबिक वो विवेक एक्सप्रेस में सवार थे और गुवाहाटी से विजयवाड़ा जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उधर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हादसा वहां के ओंगोल इलाके में हुआ। वहां साई सूर्य अपार्टमेंट नाम की हाउसिंग सोसाइटी है। वो महिला अपनी बेटी और नाती के साथ थी। लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। लिफ्ट नीचे की तरफ चल पड़ी। महिला गिर गई और दब गई। बाद में गंभीर रूप से घायल हालत में किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। इस हादसे की तस्वीरों को जिसने भी देखा दहल गया, क्योंकि भारी भरकम लिफ्ट महिला के ऊपर गिर गई। सिर्फ उनका सिर, दाहिना हाथ और दाहिना पैर ही बाहर था। हादसे से चंद सेकंड पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दिया। लिफ्ट उस मंजिल पर पहुंची जहां महिला को उतरना था। दरवाजा खुला। सबसे आगे महिला का 2.5 साल का नाती छोटे छोटे कदमों से निकला। उसके पीछे उनकी बेटी हाथों में एक सूटकेस लेकर निकली। उनके पीछे वो बुजुर्ग महिला थी। एक कदम बढ़ाया कि तभी लिफ्ट चल पड़ी, नीचे की तरफ बढ़ गई। महिला ने बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाई। उनके शरीर का आधा हिस्सा लिफ्ट के नीचे दब गया। घबराई हुई उनकी बेटी ने लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो अपनी मां को बचाने के लिए क्या करें। वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। छोटा बच्चा भी बुरी तरह घबरा गया। वो भी अपनी नानी को बचाने के लिए इधर उधर भागता दिखा। बाद में किसी तरह महिला को वहां से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इधर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई के चक्कर में एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। वो अपने स्कूटर से जा रही थी, तभी सांडों ने आपस में लड़ते हुए उन्हें धक्का दिया, जमीन पर गिरा दिया उन्हें। इसके बाद एक सांड तो उनके ऊपर ही गिर गया। महिला को इतनी चोट लगी कि वो खुद उठ नहीं पाई। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने महिला को उठाया, उनके स्कूटर को उठाया और लोगों की भीड़ देखकर सभी सांड वहां से भाग गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने सड़क से गुजर रही उस महिला को टक्कर मार दी। जब वो वहां से जा रही थी, तब 2 सांड सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में लड़ रहे थे। तभी एक तीसरा सांड वहां तेजी से आया। आते ही वो उन दोनों सांडों से भिड़ गया। उन्हें घसीटते हुए पीछे की तरफ ले गया। सामने से आ रही महिला ये देखकर घबरा गई। उन्होंने स्कूटर रोक दिया, लेकिन तब तक वो तीनों सांडों की चपेट में आ गई। महिला स्कूटर समेत जमीन पर गिर गई। थोड़ी दूर पर ही स्कूल जा रही कुछ लड़कियां खड़ी थी। वो डर के मारे इधर उधर भागने लग गईं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सड़क के किनारे से कुछ और सांड भी आ गए। इस बीच आपस में लड़ रहे सांड वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद लोगों ने महिला को सहारा देकर उठाया। उधर टाटा मोटर्स ने 1 सितंबर से कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम बढ़ाने का फैसला लिया। 1 सितंबर से टाटा मोटर्स की कारें 25,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी के मुताबिक ये बढ़ोतरी गाड़ियों के अलग अलग मॉडल के हिसाब से की जाएगी। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने शेयर बाजार को निराश कर दिया। निवेशकों ने बैंकिंग, डिफेंस और ऑटो सेक्टरों के शेयरों में दांव लगाया, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला। वहीं आईटी और एविएशन सेक्टर के शेयरों में गिरावट से बाजार पर दबाव बढ़ने लगा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान बिहार में पर्यटन के विकास के साथ भारत और नेपाल के बीच जल और बांध परियोजनाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। इधर उत्तर प्रदेश की मिलावटखोरी के खिलाफ जारी अभियान के बीच संभल में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4,500 किलो रसगुल्ले जब्त किए। टीम के मुताबिक शिकायत मिली थी कि रसगुल्ले बनाने वाली फैक्ट्री में मिलावटी दूध का इस्तेमाल किया गया, लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया गया। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में उन रसगुल्लों की सप्लाई होनी थी, लेकिन उससे पहले टीम ने कार्रवाई कर दी। रसगुल्लों के सैंपल लिए उन्हें जांच के लिए मेरठ की लैब भेज दिया गया। साथ में चेतावनी दी कि अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात सही निकली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जांच टीम ने यह भी दावा किया कि फैक्ट्री के मालिक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इतने रसगुल्ले बनाने के लिए उन्होंने दूध कहां से मंगवाया। टीम के मुताबिक 4,500 किलो रसगुल्ले बनाने के लिए 15 से 20,000 लीटर दूध की जरूरत होगी, लेकिन फैक्ट्री में इस हिसाब से दूध की सप्लाई होती ही नहीं थी। इसी बात पर खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम को शक हुआ। उन्होंने जितने रसगुल्ले तैयार हुए थे उन सबको जब्त कर लिया। आने वाले त्योहारों पर उनकी सप्लाई होनी थी, लेकिन टीम ने रुकवा दिया। रसगुल्लों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट आने के बाद अगर वो सही रहा रिपोर्ट तो इनको छोड़ा जाएगा, और अगर रिपोर्ट कोई एडवर्स आती है जो फिट फॉर हेल्थ नहीं है अगर इनके खाते की, तो नष्ट कराने की कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम ने पहले से बने कई किलो रसगुल्लों को नष्ट करवा दिया, साथ ही दूध से भरे कई ड्रमों को भी सीज कर लिया। उधर यूपी के गाजियाबाद में एक यूनिवर्सिटी के अंदर सुविधाओं और किताबों की मांग को लेकर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने किताब समेत कई सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़कर काफी देर तक हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मौजूद अपने सरकारी आवास पर जापान के यामानाशी प्रांत से आए छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान जापान और भारत के छात्रों की बातचीत हुई। बैठक के बाद जापान के छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने दिमागी नक्सल के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा और इसे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने लोगों से इसका विरोध करने और देश हित के पक्ष में मजबूती से खड़े रहने की अपील की। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जोरदार बारिश हुई और कई इलाके डूब गए। सड़कें डूब गई, मकान डूब गए, खेत डूब गए, खलिहान डूब गए, सब के सब पानी पानी हो गए। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। लोगों को सलाह दी गई कि वो नदियों से दूर रहें, बरसाती नालों से दूर रहें, खतरनाक रास्तों से दूर रहें, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि हालात पटरी से उतर गए और रास्तों पर सैलाब आ गया। पंजाब प्रांत की रावलपिंडी में तो कई सड़कें गायब ही हो गईं, नजर ही नहीं आईं, मटमैले पानी में समा गईं। उन पर तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो और उसने आसपास के मकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, उन्हें डुबो दिया। मकानों को डुबो दिया, दुकानों को डुबो दिया, चौक चौराहों को डुबो दिया। कुछ जगहों पर तो कई फीट पानी भर गया, कमर तक पानी भर गया। गाड़ियों का आना जाना लगभग पूरी तरह रुक गया। हालांकि खबरों के बावजूद कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां डूब चुकी सड़कों पर उतार दी, लेकिन ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया क्योंकि उनकी गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद हो गईं, जगह जगह फंस गईं। इस तरह के हालात सिर्फ रावलपिंडी में ही नहीं दिखे, बल्कि उसके आसपास के इलाके भी जलमग्न हो गए। वहां भी जमकर बारिश हुई। लाहौर में बारिश हुई, वजीराबाद में बारिश हुई, अटक में हुई, गुजरांवाला में हुई, इस्लामाबाद में हुई और इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों पर आफत टूट पड़ी। उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा लिया। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन में बम लगाकर उड़ा दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी विद्रोही गुट बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली। बीएलए ने दावा किया कि उसके लड़ाकू ने अचानक धावा बोला और उस पुलिस स्टेशन पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान पाकिस्तानी पुलिस के जवान उन्हें रोकने में नाकाम रहे। उन पुलिस वालों को थाने के अंदर ही काफी देर तक बंधक बनाकर रखा गया। ये दावा किया बीएलए ने। उसके मुताबिक पुलिस वालों को बंधक बनाए जाने के बाद उनके हथियार छीन लिए गए, बंदूकें छीन ली गई, पिस्तौल छीन ली गई।
और थाने के अंदर रखा गोला बारूद भी बीएलए के लड़ाकू ने अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां से जाते वक्त उन्होंने पुलिस स्टेशन में बम लगाकर उसे धमाके में उड़ा दिया। विस्फोट इतना तगड़ा था कि पूरा इलाका थर्रा उठा, बुरी तरह दहल गया, मानो वहां भूकंप आ गया हो। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस समय आसपास कई लोग मौजूद थे। धमाका होते ही वो डर गए, भगदड़ मच गई। लोगों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, जिसे जहां जगह मिली वो उसी तरफ दौड़ पड़ा। बम फटने के बाद उस पुलिस स्टेशन से जो मलबा निकला वो आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर दूर तक फैल गया। आसपास धूल ही धूल दिखाई दी। कुछ देर के लिए तो साफ साफ देखना भी मुश्किल हो गया। धूल छंटी तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पशीन नाम का एक जिला है। ये धमाका वहीं हुआ। बीएलए ने वहां सरनान पुलिस स्टेशन पर हमले का दावा किया और बम विस्फोट में उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बीएलए ये आरोप लगाता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाती आई है। इसीलिए बीएलए के लड़ाकों ने वहां पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों, पुलिस स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों पर हमले तेज कर दिए। उधर लेबनान में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले करके दहशत मचा दी। इजरायल के फाइटर जेट ने दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजरायल की सेना ने बराचित के बाहरी इलाके में मौजूद एक ठिकाने को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में सफेद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के दक्षिणी हिस्से में 6.8 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल उठी। कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद दोबारा जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल शिफ्ट किया गया था। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस इस्लामाबाद की अदियाला जेल शिफ्ट किया गया। उधर चीन की राजधानी बीजिंग में चल रही वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में एक रोबोट अचानक बेकाबू हो गया। वो जमीन पर गिर गया, हाथ पांव मारने लग गया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें कई देशों ने हिस्सा लिया और इंसान जैसे दिखने वाले, इंसान जैसे काम करने वाले रोबोट लेकर पहुंचे। वहां उन रोबोट की प्रदर्शनी लगाई गई और इसी दौरान एक रोबोट अचानक जमीन पर लेट गया, हाथ पैर फेंकने लगा। उसे देखकर आसपास खड़े लोग घबरा गए। उनमें एक व्यक्ति ने उस रोबोट को काबू करने की कोशिश भी की। जानकारी मिली कि उस रोबोट को कंट्रोल करने वाला रिमोट अचानक खराब हो गया था। रिमोट ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उस रोबोट के मालिक का उस रोबोट से संपर्क टूट गया और वो रोबोट बेकाबू हो गया। कई इंजीनियरों और ऑपरेटरों ने उसे ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। इसके बाद आखिरकार उस रोबोट का स्विच ऑफ किया गया, यानी उसे बंद किया गया। इधर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बन रहे एक शॉपिंग मॉल की शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बन रहे मॉल की शटरिंग गिरने से अफरा तफरी मच गई। वहां काम कर रहे लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस इमारत की छत पर काम करने के दौरान हुआ। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार ने सफाई दी। सरकार ने साफ किया कि एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े। सरकार के मुताबिक गन्ने की फसल को हुए नुकसान और त्योहारों से पहले बढ़ती मांग का असर चीनी की कीमतों पर पड़ा।